रंगत आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। ये वीडियो बनाया जा रहा है बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बहुत दिनों से परेशान थे कि सर एआरओ का बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, एआरओ का बैच स्टार्ट नहीं हो रहा। तो भाई लोग आपको बता दे रहे हैं कि एआरओ का बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है और कल से वीडियो यानी कि मंडे से 19 मई से वीडियो जो है आप लोगों का पढ़ने लगेगा। यानी कि 19 मई से आप लोगों का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और एआरओ का जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आने वाले मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर यानी कि 19 मई से स्टार्ट होगा। 19 मई से तो 29 या 30 मई तक आप लोग देखेंगे। 29 या 30 मई तक आपका ये पूरा का पूरा लगभग 60% सिलेबस आपका ख़त्म कर दिया जाएगा 29 से 30 मई के अंदर। यानी कि मैक्सिमम 29 से 30 मई के अंदर का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 10 से 12 दिन के अंदर आप लोगों का 60% सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और आज हो सके आज या कल सुबह एक वीडियो मैं डालूँगा, वो आप लोगों का फिर से एक सिलेबस वाला रहेगा। उस सिलेबस में कुछ हल्का फुल्का चेंजेज हुए हैं, उनको करके और एक वीडियो में डाल दूँगा जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस प्रॉब्लम से कैसे निजात लिया जाए। और 60% सिलेबस ख़त्म करने का मतलब ये है कि अब आने वाले समय में जब फॉर्म आए, चाहे जून फर्स्ट वीक में आए या जून मिड में आए, जब तक फॉर्म आएगा उस फॉर्म के आने से पहले ही आपका लगभग 60 से 65% सिलेबस आपका ख़त्म करा दूंगा मैं। और जो भी फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद अगर जो भी अपग्रेडेशन उसमें होगा सिलेबस को लेके वो चीज़, और जो 35% बचा है और अपडेटेड सिलेबस जो भी रहेगा वो दोनों ऐड करके आराम से 15-20 दिन के अंदर और ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब जून 20 तक आपका पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 20 जून से 27 जुलाई तक आपका सिर्फ डाउट सेक्शन चलेगा और उसमें जो डीप डिगिंग करेंगे हम लोग। डीप डिगिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा टॉपिक रहेगा जिस पे आपको प्रॉब्लम रहेगी, आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे और मैं उसको ख़त्म करूँगा। और साथ ही साथ जो भी सिलेबस ख़त्म हो रहा है उसका टेस्ट सीरीज आपका चलता रहेगा, क्योंकि देखिए सारा खेल क्या है, टेस्ट सीरीज का ही है। टेस्ट सीरीज ही वो टूल है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसी क्वेश्चन की बदौलत आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सिलेक्शन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दम पे होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारा खेल टेस्ट सीरीज का होता है। तो मैं अभी से बता दूं कि टेस्ट सीरीज भी चल रहा हमारा। साथ में अब जो लोग एडमिशन, ये देखिए सारी फैसिलिटी उनके लिए है जो एडमिशन लिए बच्चे रहेंगे, उनके लिए डाउट सेशन भी चलाऊंगा। उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब वो भी सेक्शन चलेगा। तो 3-4 चीज़ें और साथ में सबका पीडीएफ वगैरह भी मिलेगा। तो आज से स्टार्ट कर दिए हम पहला ये। हालांकि ये टेस्ट नहीं है, वही घटना चक्र टेस्ट जो हमारा हो रहा है उसके लिए अलग वीडियो जाएगा। 5-10 वीडियो उसका भी बना के दे दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि आइडिया मिल जाए कि कैसा टेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ। एक वो चलेगा। दूसरा ये चल रहा है कि जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है ये घटना चक्र का टेस्ट सीरीज है। एक टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड ये घटना चक्र का सेशन है। और इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को ये क्लियर कराया जाएगा कि मतलब कि आपका अभी तक के जितने प्रश्न आ चुके हैं इस टॉपिक से वो दिखाए जाएंगे, चाहे यूपीपीएससी हो गए, बीपीएससी हो गए या अन्य किसी आयोग के हो गए। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये घटना चक्र का है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, 15-18 क्वेश्चन है इसमें। ये जो पहला टॉपिक है आप लोगों को पता ही होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कह लीजिए या भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा कह लीजिए, जो पहला टॉपिक दिया हुआ है ना। उसके बाद दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय और लेखांकन, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, वो दूसरा टॉपिक जाएगा। तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन नहीं जाएगा, राष्ट्रीय आय जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आय का लेखांकन का मैं अपना बनाऊंगा सीरीज, वो जाएगा। इस तरह से करके आपको कम से कम देखिए हर दूसरे दिन एक या दो टेस्ट आपको ऐसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया करूँगा, जिससे आपको डाउट सेशन की प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को ये जो दिक्कत हो रहा है वो आप लोगों को पता चल जाए कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और डाउट सेशन के अंतर्गत जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का स्वरूप कारक नहीं, आर्थिक विकास के स्वरूप का
कारक नहीं है। आर्थिक विकास का स्वरूप का कारक कौन होता है, आप जान लीजिए। आर्थिक विकास का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर का जो मतलब कारक हैं या जो उसके तत्व हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि पूंजी का संचयन हो जाएगा, तकनीकी सुधार हो जाएगा, जनसंख्या में परिवर्तन है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है कि ये सब क्या है कि उसके स्ट्रक्चरल मारे जाते हैं, तो जिससे कि होता है, ठीक है। तो पूंजी संचरण, तकनीकी संचरण हो जाएगा। जनसंख्या में परिवर्तन भी आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। इसमें क्या है कि सॉरी ये है विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, यानी कि जो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कोई टेक्नोलॉजिकल लेबर हो गया, कोई इकोनॉमिकल लेबर हो गया, कोई एग्रीकल्चर लेबर हो गया, तो ये सब भी इसके अंतर्गत आएंगे। डेमोग्राफी में चेंज होता है, वो भी आर्थिक विकास का कारक माना जाएगा। पूंजी संचय मानने की, अगर जीडीपी में हम कमा रहे हैं, जीडीपी छोड़ लीजिए, नेशनल इनकम में एक व्यक्ति अगर 100 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपये में कितना रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि फ्यूचर के लिए या अपने भविष्य के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट और साथ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की कैसे, तकनीकी में सुधार कैसे हो रहा है, तो ये भी आर्थिक विकास का कारक माना जाएगा। आर्थिक विकास का कारक नहीं है तो वो है तकनीकीविद और नौकरशाह, ये आर्थिक विकास के कारक नहीं माने जाते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल रूप से कोई बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति है या ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कोई बहुत ज़्यादा योगदान इनका नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई IAS IFS चला गया तो उसमें परिवर्तन करते अलग बात है, लेकिन ये आर्थिक विकास के कारक ये लोग नहीं है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, तो इसमें क्या होगा, तकनीकी विधि और नौकरशाह, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों से ये अर्ज करूंगा कि अगर जिनको प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा, तो वो लोग डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उनका डायरेक्ट, आप लोग भी देखते हैं मैं जवाब देता हूँ कमेंट बॉक्स में, किसी भी क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ, तो आप बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वो जो अगर समझाने लायक होगा तो समझा दूंगा, नहीं समझाने लायक होगा तो बता दूंगा कि व्हाट्सअप पे आके संपर्क कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है कि $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का, कि $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना है, कब तक रहना है, तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। सबको पता है कि $5 ट्रिलियन। अभी अगर देखा जाए तो नंबर 1 में जो इकोनॉमी है वो कौन सी है, USA की है, और उसका $30 ट्रिलियन है, $30 ट्रिलियन। नंबर 2 में जो इकोनॉमी है वो है चाइना की, 16 पॉइंट समथिंग $1 ट्रिलियन है उसका। नंबर 3 में जो इकोनॉमी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसको देख लेंगे हम। इस प्रकार से भारत की जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था है शायद, ठीक है। उस प्रकार 3.75 है। अभी तक हम लोग पाँचवीं अर्थव्यवस्था थे, और पाँचवीं अर्थव्यवस्था से हम लोग क्या बोले हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, और चौथी अर्थव्यवस्था यानी $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। और हम लोग 2030 तक $5 ट्रिलियन यानी $5 ट्रिलियन का हम लोगों ने आइडिया अपना रखा है। $5 ट्रिलियन होने का मतलब है कि हम लोग जर्मनी वर्मनी को सबको पीछे छोड़ के, और नंबर 1 पे USA रहेगा, नंबर 2 पे चाइना रहेगा, और नंबर 3 पे जो है वो भारत आ जाएगा, अगर $5 ट्रिलियन अगर हम लोग बना लेते हैं तो, ठीक है। तो हमारी सरकार का जो लक्ष्य है कि हमको $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाना है, कब तक, तो वो बन जाना है 2030 तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। अब देखिए, इसका जो चेंज हुआ था वो हम लोगों ने चेंज कर लिया था, और ये क्वेश्चन पूछा था कि पहले 2030 था, हम लोगों ने उसको घटा दिया, और ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया है UP BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, 2019 में जो हुआ था। तो 2019 तक हम लोगों ने इसको बदल दिया था कि कब तक कर लिया था इसमें, कि $5 ट्रिलियन का लक्ष्य को हम लोगों ने पहले 2030 रखा था, लेकिन उसको बदल के हम लोगों ने क्या कर लिया, भाई साहब ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कभी कभी आ जाते हैं, उसको इग्नोर मारिए, रिपीट कर देता है कोई भी। नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक कथन को A तथा कारण R कहा जाता है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, ठीक है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है, ठीक है। NIP का जो समान ढांचा सुविधा प्रदान करना है, मतलब क्या है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है।
ये 2020 में इसको दी गई थी, इसका निर्मला सीतारमन ने दिया गया था, और इसका फुल फॉर्म है NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या, पहले ही आप ये क्लियर कर लीजिए। किसी भी देश का जो ढांचा होता है, यानी जो बनावट होता है, यानी जो स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पे उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है, तो यानी कि कोई भी देश का अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा आपका रोडवे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पे, आपके एजुकेशन सिस्टम पे, आपके एजुकेशन सिस्टम पे, आपके हेल्थ सिस्टम पे, आपके कम्युनिकेशन पे। तो इस प्रकार से 5-6 ऐसे टूल हैं जो कि ढांचा बनाते हैं। तो इन ढांचा पे, स्ट्रक्चर के आधार पे कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो इसका NIP बनाया गया था उसी के आधार पे। तो इस प्रकार से देखते हैं और इसको देख लेते हैं कि A और R दोनों सत्य हैं, R सही व्याख्या नहीं करता। A तथा R दोनों सत्य, किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता। सही बात है, A और R दोनों सत्य इसमें सत्य है, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए NIP जो है कि ये तैयार किया गया था 29 अप्रैल। इसको जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसका जो रिपोर्ट निर्मला सीतारमन ने दिया था 29 अप्रैल 2020 को दिया था। और ये इसका जो उद्देश्य था कि सभी नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाना है, और साथ ही साथ जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बोला ना आपको कि हेल्थ, उसके अलावा एजुकेशन, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल तक बनाना था। ठीक है, और इसको विश्व स्तरीय बनाना था, और एक कमेटी थी उसके द्वारा पेश किया गया। और वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल 111 लाख करोड़ रुपए का 111 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि 20 से 25 के दौरान, यानी कि अभी देखिए हर जगह आप देखिए कहाँ नहीं बन रहा है जी, रोड, रेल, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ पे इतना सरकार पैसा खर्च कर रही है कि इसको वर्ल्ड लेवल बनाना चाह रही है अगले 5 सालों में, यानी 20 से 25 के दौरान। ठीक है, तो 19 में ये किया गया था, 20 से 25 के दौरान आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी किया गया है भारत का। और आप देख लीजिए कि बिहार जैसे राज्य में जहां हम लोग रह रहे हैं, लगभग लगभग चाहे कितना भी कैसा भी जिला है, मतलब हाईवे हो गया, उसके लोकल रोडवेज हो गया, रेलवे हो गया, मतलब इतना बेहतरीन व्यवस्थाएं, एजुकेशन में देख लीजिए बिहार सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है। मतलब मॉडल स्कूल बना करके, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करके, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस को से बेहतर करके, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बेहतरीन व्यवस्था करने का ढांचा तैयार किया गया था, और इसका अनुमान किया गया था 2019 में। देखिए ये सब एक नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्संरचना क्यों करती है। इसका मतलब ये है कि उपभोग मतलब कारोबारी कंपनी उद्योग प्रौद्योगिकी की मदद से, कंपनी प्रौद्योगिकी इंफ्रा मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती है। देखते हैं, उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। कम लागत पर उत्पादन और प्रतिष्ठा बढ़त प्राप्त करते हुए उठाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की विश्वव्यापी उदारीकरण तथा उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण दौरान, यानी कि 1990 उनके दौरान जो हुआ था, उपभोक्ता की मांग की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति की जो, अब देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक छोड़िए यूट्यूब आ गया, यूट्यूब आ गया, और इस यूट्यूब से हम बैठे बैठे अमेरिका की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। यूट्यूब का ब्लॉगर जाता है और गली मोहल्ला, चौक चौराहा, अमेरिका, चाइना, ताइवान, दुनिया के हर कोने में यूट्यूबर जा रहा है, और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सब कुछ दिखा दे रहे हैं लोग। और इससे हम जागरूक हो रहे हैं। और साथ में कोई कंपेयर करने वाला कह देता है कि भाई अगर अमेरिका आपसे टैक्स ले रहा है 100 रुपया, तो आपको फैसिलिटी के लेवल पे 150 रुपये के बराबर दे रहा है।
और भारत अगर टैक्स ले रहा है 100 रुपया, तो फैसिलिटी के लेवल पे 40 रुपया दे रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें जब कंपेयर करके हम लोग समझ लेते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है कि हिट करता है दिमाग, और हम खुद सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर हम कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, तो उतना हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं बाहर। तो इसी प्रकार से ये देखा गया है कि मांग में निरंतर हम लोग क्या बढ़ रही है, तो कंपनी प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी हो रही है, लाभ लागत हो रहा है और व्यवस्थाएं बेहतर होती जा रही हैं। तो वहीं दिखा रहा है कि इसमें उपभोक्ता की मांग जो है, उपभोक्ता की मांग यानी कि कंज्यूमर की जो डिमांड है निरंतर बढ़ती जा रही है। कम लागत और उत्पादन और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त हेतु सूचना प्रौद्योगिकी लाभ उठाया जा रहा है। मतलब कि अपनी कोई भी कंपनी है, कोई भी देश है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है वो कि उत्पादों और सेवाओं का प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना जानकारी प्राप्त की जा रही है और उससे लाभ उठाया जा रहा है। और अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदाहरणों के साथ परिवर्तन की दर तीव्र होती, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि परिवर्तन की दर तीव्र होती जा रही है। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या, चारों क्या हैं, ये क्या है, सही है। ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं चीज़ें आपको हेजिटेट करके मिल रही होंगी, क्योंकि पहला नंबर की मैं बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है, इस तरह से पढ़ाने की आदत है नहीं, तो कुछ चीज़ें दिमाग कहीं और जा रहा है, टेंशन कहीं और जा रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। अगले दूसरे तीसरे वीडियो में ये चीज़ें और बेहतर करते जाऊँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठा नंबर पे। छठा नंबर पे ये क्या कह रहा है, छठा नंबर पे ये कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषताएं होती हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में सामान्यता क्या विशेषताएं होती हैं कि प्रति व्यक्ति आय की निम्न आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है। प्रति व्यक्ति निम्न आय का मतलब क्या है कि जैसे कि हर व्यक्ति का आय कम है, मतलब कि अगर अमेरिका में $1000 और एक व्यक्ति कमा रहा है, वो डेवलप इकोनॉमी है, तो जो अल्पविकसित देश होगा वहाँ पे आप देखेंगे कि $50 के आसपास हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, और दूसरा जो इसका जो वो होता है विकसित अर्थव्यवस्था की पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। पूंजी निर्माण की दर है कि कैपिटल रेशियो बहुत कम होगा, बहुत कम कमाएंगे तो बहुत कम कहीं पे बचाएंगे, सेविंग करेंगे, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें मिलती हैं आपकी। तीसरा निम्न आश्रित अनुपात, ये भी इसके कोई लेना देना नहीं है। तृतीय क्षेत्र में आर्थिक कर शक्ति होता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि वन और टू अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य अर्थव्यवस्था के सामान्य विशेषता होती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। इसमें अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के कुछ और जो व्यवस्थाएं हैं वो हम दिखा देते हैं, बता देते हैं आपको। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि निम्न प्रतिद्व आय तो ये होगा ही होगा, पूंजी निर्माण की दर भी निम्न होगी, उसके साथ निम्न जीवन स्तर भी निम्न होगा, यानी कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आप लोगों को देखेंगे झोपड़पट्टी में लोग रहेंगे, लाइफस्टाइल कुछ अच्छा नहीं होगा, हेल्थ और हाइजीन का कोई टेंशन नहीं होगा, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हेल्थ, और फिर हेल्थ बेहतरीन नहीं होगा तो इसका असर आपके दिमाग पे पड़ेगा, माइंड डेवलप नहीं होगा, माइंड डेवलप नहीं होगा तो क्रिएटिविटी नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी तो कोई आप इनोवेटिव काम नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से एक ट्रेड है, एक व्यवस्था ऐसा चलेगा जहां आप अल्प विकसित रह जाएंगे। वहाँ रोजगार का स्तर बेहतर नहीं होगा, कृषि क्षेत्र का आधिक्य होगा, मतलब क्या है कि लोग एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे होंगे, और वो भी एग्रीकल्चर कैसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एग्रीकल्चर वो पैदा भी करेंगे और पूरी दुनिया में उसको बेच भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वो लोग पैदा इतना ही करते हैं जिससे कि अपना भरण पोषण कर सकें, अपना शरीर चला सकें। ठीक है, ये सब भी होगी। कैपिटल मतलब पूंजी निर्माण की दर कम होगी, और आय विषमता बहुत ज़्यादा हो। आय विषमता का मतलब होगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया होगा, तो आने वाले और किसी मतलब 1000 लोगों के पास 100 रुपया या 200 रुपया होगा, यानी कि बहुत कम। किसी के पास 10 करोड़ या 2 करोड़ रुपया होगा तो पता चलेगा कि किसी के पास, मतलब क्या है कि जनसंख्या का, मान लीजिए कि जनसंख्या का केवल 1% ऐसा व्यक्ति होगा जो अमीर होगा, और 99% ऐसा मतलब ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत तीव्रता के साथ गरीब होंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। इसमें प्रति व्यक्ति आय कम होगा विकसित अर्थव्यवस्था में, पूंजी निर्माण की दर कम होगी, उसमें जनसंख्या का वृद्धि का ऊंचा दर बहुत ज़्यादा होगा, जनसंख्या बहुत तेज होगा,
बेरोजगारी होगी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, उसके साथ कृषि क्षेत्र का आधिक्य होगा, पूंजी निर्माण की दर कम होगी, आय की विषमता बहुत ज़्यादा होगी। तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की ये सब सामान्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें एक और दो था, वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दिखाती हैं। देखिए, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील दिखाने के लिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि कृषि मुख्य व्यवसाय है भारत का, विकासशील अर्थव्यवस्था का। प्रच्छन्न बेरोजगारी है। पर देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, तो उसके पास 2 बीघा ज़मीन है, और 2 बीघा ज़मीन में वो जब खेती करता था तो 10 क्विंटल ही उत्पादन करता था वो। फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद उसके 2 बच्चे आ गए, और दोनों बच्चों ने भी उसी 2 बीघा ज़मीन पे क्या करने लगे कि वो 2 बीघा ज़मीन में खेती करने लगे, क्योंकि वो लोग अच्छा पढ़ नहीं पाए, अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाए, जॉब नहीं कर पाए, तो उसी 2 बीघा में वो लोग क्या करने, खेती करने लगे। तो पहले पिता उत्पादित करता था तो 10 बीघा 10 क्विंटल उत्पादित करता था, साथ में पिता के साथ 2 लोग और जुड़ गए, 1+2 यानी कि 3 लोग मिलकर जो उत्पादित करने लगे, तो 10 ही क्विंटल उत्पादित करने लगे उस खेत पर। तो आप देखेंगे कि तीनों लोग तो दिखेगा कि कृषि कर रहे हैं, तीनों लोग उस कृषि में योगदान दे रहे हैं, तीनों लोग उसमें अपना मैक्सिमम दे रहे हैं, लेकिन दिखेगा कि एक ही व्यक्ति का उत्पादन हो रहा है जो कि 10 क्विंटल है, जो उसका पिता उत्पादित करता था। अन्य जो 2 लोग हैं वो लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। समझ में आ रहा। लेकिन रोजगार उन बेरोजगार हैं, लेकिन बेरोजगार दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि हम खेती कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो लोग अभी भी क्या है, उनका उत्पादन क्या है, जीरो है। एक का उत्पादन 10 क्विंटल, 3 का उत्पादन 10 क्विंटल, इसमें आप देखेंगे 2 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। ये 2 लोग जो बेरोजगार हैं, यही लोग प्रच्छन्न, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाएगी किसमें, विकासशील अर्थव्यवस्था में। तीसरा है मानव पूंजी का निम्न गुणवत्ता, यानी कि कंडीशन ये है कि मतलब एक विकसित देश है, विकसित देश में देखेंगे कि एक परिवार में 5 लोग हैं, तो 5 में 2 माता पिता होंगे, पिता भी प्रोफेसर है, माता डॉक्टर है, ये 2 हो गए। 3 बच्चे जब आ रहे हैं तो वो तीनों बच्चे में पता चला एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक कोई अधिकारी बन गया। तो ये क्या है कि हर व्यक्ति अपने आप में उच्च गुणवत्ता वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं किसी विकासशील देश में देखेंगे, तो विकासशील देश में अगर कोई किसान है, कोई किसान है, तो किसान का कंडीशन ये है कि किसान का कंडीशन ये है कि किसान जब बना है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। किसान है कोई, मान लीजिए, तो किसान है, तीसरा जो क्या है कि किसान है किसी परिवार में, तो किसान का बेटा और माँ हाउस वाइफ है, और 2-3 बच्चे जो हैं वो सब लोग या तो मजदूर हैं, और या तो 2 लोग बेरोजगार हैं, या फिर एक लोग जो खेती भी कर रहा है तो वो अपने पिता के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं और होती भी हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है आपका अल्पविकसित या सॉरी विकासशील व्यवस्था है, या विकासशील राष्ट्र की व्यवस्था है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या है इसमें, कि ये 1 मिनट यार, कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कुल मिला के कितनी हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है वो है 3, 1 2 3, यानी कि इसका जो वो है कूट संख्या क्या है कि 1 2 3, यानी कृषि का मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव गुणवत्ता कम, ये तीनों होगा किसके लिए, ये तीनों होगा आपका विकसिल विकासशील, कौन सा विकासशील श्रेणी की दिखाता है तीनों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 8वां देख लेते हैं। 8वें में ये दे रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उस समय तक देखी जा रही थी, वो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था, पीछे हमने डिफाइन किया, वो आप लोग समझ लीजिएगा। और साथ में अब देखिए, इसके बाद आप लोग देखिए 9वें में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, देखिए विकासशील देशों में, यानी कि विकास के आधार पे जो वर्गीकृत किया गया है, वो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक विकसित होता है, एक अल्पविकसित होता है, एक विकासशील होता है। तो भारत को हम लोग देखेंगे कि ये है आपका नियंत्रण के आधार पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद फिर आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है,
और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये देखा गया है कि कहीं पर भी जो होती है कि जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान रहता है। अगर आप देखेंगे पूंजीवादी क्षेत्र में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाइक अमेरिका, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे आप उद्योगपतियों का बोलबाला है। और दूसरा है समाजवादी व्यवस्था, यानी कि रसिया में आप चले जाइए तो रसिया में सब कुछ नियंत्रित किसके अंदर होता है, तो वो सरकार के अंदर होता है। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में सरकार भी है और उद्योगपति भी हैं। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान रहता है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है एक भारतीय अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए एक वीडियो मैं लाऊंगा जहां मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि ये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमान रहती है। ये इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सबसे नीचे चला गया है, हम लोग 13 पे देखते हैं, 12 सबसे लास्ट में मिलेगा। ठीक है, कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सार्वजनिक तथा देखिए ये इसलिए आ रहा है क्योंकि घटना चक्र में ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो उनके यहाँ रिपीट होता है तो उसको बना दिया है कि सार्वजनिक और मिश्रित क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14वां नंबर पे, भारत किस तरह की व्यवस्था, ये सब मिश्रित ये ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। भारत, यह सत्य हुआ कि भारत को परिवेशित किया जाए। ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, और साथ में ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि मतलब जो है कि व्यापार आधिक्य व्यवस्था के रूप में, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। देखिए खाद्य की कमी तो भारत के पास अब है नहीं। श्रम आधिक्य वाली व्यवस्था के रूप में भारत को चिन्हित किया जा सकता है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भारत की। पहले दूसरे नंबर पे थी, अब अगर हो अब जनगणना होगा तो पता चलेगा कि हम लोग क्या है, पहले नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर लेबर फोर्स के लेवल पे देखा जाए तो इसका एक फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हम लोग बहुत सारा चीज़ जो उत्पादन करते हैं जीडीपी का, वो हम लोग खुद ही चूस लेते हैं, यानी कि जो बनाते हैं उसका उपभोग कर लेते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं कमाते पाते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि हम विनिर्माण के क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग जिसके दम पे चाइना क्या है, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन सका, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा टूल है। तो अब देखिए चाइना में क्या है कि लगभग 40% जीडीपी का वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से कमाते हैं, और हम अभी केवल 16% कमा रहे हैं। तो हमको और ज़्यादा इसमें मेहनत करना होगा ताकि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था को और बेहतरीन कर सकें। ठीक है, 15 नंबर ये हो गया, यानी कि ये जो क्वेश्चन हो गया इसमें एक श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था, एक श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो एक 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही ढंग से समझाया जा सकता है कि भारत अविकसित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें आप सिंपल हैं कि भारत का असमान वितरण है, सही बात है, उच्च निर्भरता दर है, राष्ट्रीय आय में थोड़ा कम है, बैंक वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे या डेवलपमेंट के लेवल पे इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, या उपरोक्त में से आप कह सकते हैं ये सब है जिसके आधार पे ये निर्धारित होगा, तो उपरोक्त में से ये सभी है। ठीक है, 17 नंबर पे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता भाई कृषि की प्रधानता है, आप सबको पता है कृषि की प्रधानता है। ठीक है, उसके अलावा उद्योग की प्रधानता नहीं, अभी उद्योग की प्रधानता तो नहीं हुई थी उस समय, अब हो गई है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, बृहद बेरोजगारी है। तो इस प्रकार से 1, 3, 4 हो सकता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि देश के वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। अनार्थिक तत्व का मतलब है कि
कौन सा ऐसा तत्व है जिससे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था के स्तर पे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है? तो ये है आपका प्राकृतिक संसाधनों से भी आपका पैसा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये अनार्थिक नहीं है। पूंजी संसाधन है, शक्ति संसाधन है, इन सब से प्राप्त किया जाए। सामाजिक व्यवहार ऐसा है जिससे कोई अनार्थिक तत्व है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। तो अनार्थिक व्यवहार क्या है, वो है सामाजिक व्यवहार। ठीक है, और भारत की सामाजिक व्यवहार तो बिरले है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो अभी क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। 12 नंबर पे जो क्वेश्चन छूट गया था उसको देख लेते हैं भाई साहब। ये भी वहीं वाला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कुल मिला के इस पूरे के पूरे वीडियो में जो एक टॉपिक हाई रहा उसका नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हालांकि ये वीडियो मैं इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों को धीरे धीरे दिमाग में आइडिया लगना चालू हो जाए। आज से वीडियो जाना चालू हो गया, रोज़ एक दो वीडियो जाएगा। अगले 10 दिन के अंदर आप लोगों का एक बहुत बड़ा सेक्शन ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं वो पैनिक नहीं होंगे, जल्द ही आप लोगों की चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।